इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 16। अभी तक आपने पढ़ा। दादी माँ विक्रम से क्रिस को पता चल गया है कि विधि उसकी माँ है। विक्रम नहीं दादी माँ, क्रिस को इस बारे में कुछ नहीं पता है। यह तो हम बड़ों के बीच की बात है। दादी माँ, क्रिस अभी बहुत छोटा है, उसे अभी कुछ भी पता ना चले तो बेहतर होगा। विक्रम जी दादी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम क्रिस को अभी कुछ नहीं बताएंगे दादी माँ। अब तुम जाकर त्रिशा को देखो, जरूर विधि के बारे में कुछ सोच रही होगी। विक्रम हाँ में सर हिलाकर दादी माँ के रूम से बाहर चला जाता है। अब आगे त्रिशा अभी भी क्रिस के पास बैठी हुई थी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। त्रिशा पलट कर देखती है, विक्रम क्रिस सो गया है। त्रिशा हम बाहर चले। त्रिशा उठकर विक्रम के साथ क्रिस के रूम से बाहर आ जाती है। विक्रम त्रिशा से रूम में पूछता है कि तुम ठीक हो? त्रिशा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है विक्रम जी? विक्रम त्रिशा के गाल पर हाथ रखकर, तुम भी थकी हुई हो लग रही हो, कुछ देर आराम कर लो। त्रिशा मैं ठीक हूँ विक्रम जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। विक्रम मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगा तो किसकी चिंता करूँगा? चलो तुम चुपचाप बेड पर लेट जाओ। त्रिशा मुस्कुराकर भी विक्रम की बाहों में समा जाती है। त्रिशा आपको बाहों में मुझे सुकून मिलता है विक्रम जी, आप मुझे अपने बाहों में सुला लीजिए। विक्रम भी उसी वक्त त्रिशा को बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है। उसे लेटाकर खुद उसके पास लेट जाता है। अपने हाथों से त्रिशा के सर के नीचे रखकर उसे अपने पास खींच लेता है। त्रिशा उसके बाहों के आगोश में समा जाती है और उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। करीब शाम 5 बजे उसकी आंखें खुलती है तो विक्रम उसके पास नहीं था, उसकी जगह खाली थी। त्रिशा उठकर बैठ जाती है और दीवार पर टंगी घड़ी को देखती है जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। जल्दी से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ मिनट में बाहर आती है तो देखती है कि विक्रम रूम में आ गया था और उसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। विक्रम मुस्कुराते हुए, गुड आफ्टरनून माय डियर वाइफ। विक्रम के इस बात पर त्रिशा मुस्कुरा देती है और जवाब देती है। त्रिशा हंसते हुए विक्रम के पास आती है। क्या बात है माय डियर हस्बैंड, आज तो आप रोमांस के फुल मूड में हैं। विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़कर काउच पर ले आता है। उसे काउच पर बिठाकर कॉफ़ी को कप पकड़ा देता है। विक्रम एक जेंटलमैन की तरह त्रिशा का ख्याल रख रहा था। विक्रम ओ जी, अभी तो आपने हमारे रोमांस करने के तरीके को देखा ही नहीं है। आज रात को आपको पता चल जाएगा कि विक्रम सिंघानिया अपनी पत्नी को कितने प्यार करता है। फिलहाल अभी आप हमारे हाथ का बनी कॉफ़ी एंजॉय कीजिए और पीकर बताइए कि कैसा बना है। त्रिशा कॉफ़ी को देखते हुए, क्या आपने कॉफ़ी बनाया है विक्रम जी? विक्रम त्रिशा के बगल में बैठ जाता है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं बना होगा, तुम टेस्ट करके बताओ ना। त्रिशा कॉफ़ी का एक सीप लेकर मुंह बना लेती है। विक्रम उदास होकर, देखा मैंने सही बोला था, मैंने तुम्हारे जैसा कॉफ़ी ने बना ही नहीं सकता। त्रिशा विक्रम जी आपने कैसी कॉफ़ी बनाई है, एकदम कड़वी है, आप भी पीकर देखिए ना, आपको भी कड़वी लगेगी। विक्रम क्या सच में कॉफ़ी इतनी कड़वी बनी हुई है? दिखाओ मुझे, मैं पीकर देखता हूँ। इतना बोलकर विक्रम त्रिशा के हाथ से कॉफ़ी का एक सिप लेकर पीने लगता है। विक्रम एक सिप पी लेकर, हाँ कॉफ़ी कड़वी ज़रूर है लेकिन उतना नहीं जितना तुम मुँह बना रही हो। त्रिशा फिर से विक्रम के हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर पीकर देखती है। त्रिशा अरे हाँ, इस बार तो कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छी है, सच में उतनी भी कड़वी नहीं है जितना मैं पहले बोल रही थी। लगता है विक्रम जी यह आपके होठों का कमाल है और आपके होठों का मिठास कॉफ़ी को मीठा कर दिया है। विक्रम त्रिशा की बातों का मतलब समझ जाता है। विक्रम अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? त्रिशा हंसते हुए, सच में विक्रम जी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, मुझे पता नहीं था आप इतनी अच्छी कॉफ़ी भी बना लेते हैं। विक्रम अक्सर मैं बाहर पढ़ाई करने जाता था तो अपने हाथों से कॉफ़ी खुद बनाकर पीता था, इसलिए थोड़ा बहुत कॉफ़ी बनाना मुझे आ गया। लेकिन एक बात सही है, मैं तुम्हारे जैसा कॉफ़ी कभी नहीं बना पाऊँगा। त्रिशा मजाक करते हुए, अरे आप तो मेरी तारीफ़ करके मुझे हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम त्रिशा को गोदी में उठा लेता है। विक्रम हवा में नहीं लेकिन गोदी में ज़रूर उठाऊंगा। अब तुम कैसी हो, फ्रेश महसूस कर रही हो ना? त्रिशा हाँ, मैं आप मेरे साथ तो
मुझे सुकून मिलना लाजमी था। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि क्रिस सोकर उठ गया ना? विक्रम कुछ याद करके, अरे हाँ, मैं तो भूल गया, मैं तुम्हें नीचे ले जाने आया हूँ। परसों सिद्धि और पूरब की शादी है तो मैंने डिजाइनर और ज्वेलरी वालों को घर पर बुलाया लिया है। सिद्धि इस हालत में बाहर जाती तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम भी नीचे चलो और अपने लिए कुछ पसंद करो। और रही क्रिस की बात, तो कविता उसे हमारे गार्डन में लेकर गई है। त्रिशा, मेरे पास बहुत सारे गहने और साड़ी लहंगे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विक्रम, हाँ तो बस सबके पास रहते हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो। यार पतिदेव इतना प्यार से बोल रहे हैं तो मेरी खातिर कुछ ले लो। त्रिशा, एक शर्त पर। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके, शर्त? कैसी शर्त? त्रिशा, आपकी पसंद की मैं लूँगी, आप मेरे लिए पसंद करेंगे। विक्रम मुस्कुराकर त्रिशा के गाल को पिंच कर लेता है। विक्रम, ठीक है, अब चले। दोनों कुछ देर में नीचे आ जाते हैं। दादी माँ देविका जी सीधी अपने अपने पसंद के लहंगे और कपड़े खरीद रहे थे। उन्होंने त्रिशा को देखा तो अपने पास बुला लिया। त्रिशा भी उनके पास चली गई और कपड़े देखने लगी। विक्रम उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। त्रिशा एक एक कर विक्रम को कपड़े दिखाने दी है। विक्रम को जो पसंद आता है उसे हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कपड़े गहने पसंद आ जाते हैं। डिजाइनर और ज्वेलरी वाले वहाँ से चले जाते हैं। रात का वक्त। सिद्धि के पास पूरब का कॉल आता है। सिद्धि पूरब से बात करती है। पूरब, तुम कैसी हो? खाना तो तुम ठीक से खा रही हो ना? और मम्मी या किसी को इस बारे में पता तो नहीं चला ना? सिद्धि, नहीं, विकी भाई और त्रिशा भाभी ने सब संभाल लिया है, उन दोनों के रहते मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरब, हाँ, क्योंकि विक्रम सर और त्रिशा मैम बहुत अच्छी है। सिद्धि बड़ी मुश्किल से पूरब से पूछती है, पूरब जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूरब, हाँ पूछे, लेकिन एक बात मैं तुमसे पहले ही बोल देता हूँ। सिद्धि, तुम मुझको कभी भी ये मत पूछना कि पूरब जी क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं, मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं? मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ पर अब मैं दोबारा मैं नहीं बताऊँगा। ऐसे करते हैं हम इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तुम मुझसे और कुछ पूछ सकती हो लेकिन इस बारे में नहीं। सिद्धि, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आप बताइए, अपना खाना हो गया है कि नहीं? पूरब, तुम सच सुनना चाहती हो या झूठ? सिद्धि, सच। पूरब, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। सिद्धि, क्यों? रात के 9 बज रहे हैं, आपको तो अब तक खाना खा लेना चाहिए था। पूरब मुस्कुरा कर, थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मुझे भूख नहीं है, शाम को मैंने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ खा लिया था। सिद्धि, शाम को खाए थे, अब तो रात हो गई है, आपको भूख नहीं लगी है? पूरब, बाद में लगेगी तो कुछ बनाकर खा लूँगा, अब बातें करना बंद करो और सो जाओ, तुम्हारे लिए देर तक जागना ठीक नहीं होगा। सिद्धि भी अच्छे बच्चे की तरह पूरब की बात मान जाती है और गुड नाइट बोलकर सो जाती है। त्रिशा क्रिस को उसके रूम में सुलाकर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और रूम से बाहर आ जाती है। अपने रूम में आती है तो रूम का लाइट बंद कर था, ये देखकर स्विच से लाइट ऑन कर देती है। त्रिशा की नज़र बेड पर जाती है। बेड के चारों तरफ गुलाब के पंखुड़ियाँ बिखरे हुए थे, जगह जगह पर लाइट वाली कैंडल जल रही थी। रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था। त्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। त्रिशा बेड के पास जाकर, रूम तो बहुत खूबसूरत सजा है लेकिन इसे सजाने वाला कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसी समय त्रिशा अपने गर्दन में गर्म सांसें महसूस करती है। विक्रम धीरे से उसके कान में, विक्रम यहीं है, कहीं नहीं गया है, तुम्हें बस प्यार वाली नज़रों से देखने की ज़रूरत है। त्रिशा सिहर रही थी विक्रम की इस तरह से अपनी इतने नज़दीक पाकर। विक्रम, क्या हुआ वाइफी, कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? त्रिशा अपने सेंस में वापस आती है और पलट कर विक्रम की आंखों में देखती है। विक्रम की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रही थी। त्रिशा हकलाते हुए, आपकी आंखें मुझसे कुछ कह रही है विक्रम जी। विक्रम, यही कह रही है कि तुम्हारा विक्रम जी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना दुश्वार हो गया है। त्रिशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उनसे कभी बेइंतहा प्यार भी कर सकता हूँ। आई लव यू सो मच जान। त्रिशा ये सुनते ही विक्रम के सीने से लग जाती है। त्रिशा, इतने प्यार भी ठीक नहीं है विक्रम जी, किसी दूसरे की नज़र लग जाती है। विक्रम त्रिशा के माथे पर किस करके, नहीं लगेगी, बंके बिहारी जी का आशीर्वाद हमारे पास है, उन्होंने हम दोनों की जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच समझ कर बनाई होगी। और एक बात जान, आज मैं तुम्हें साफ से बता देता हूँ, आगे चलकर हम दोनों की ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकती है। तुम्हें मुझ पर हमेशा विश्वास और भरोसा रखने दोनों पर रखना पड़ेगा। विक्रम हमेशा त्रिशा का है और उसी का रहेगा। कोई कुछ भी कहे, तुम किसी के बात का विश्वास नहीं करोगी।
परसों पूरब और सिद्धि की शादी है, उसके बाद हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। मैंने दादी माँ से इस बारे में बात कर लिया है। दादी माँ बहुत खुश थी ये जानकर कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। त्रिशा अपना सिर ऊपर कर उठाकर विक्रम को देखती है। त्रिशा, हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे ना? विक्रम, नहीं, हम इंडिया में ही रहेंगे। तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो? त्रिशा विक्रम के कान में कुछ कहती है। विक्रम मुस्कुरा देता है। त्रिशा की बात सुनकर विक्रम, मैं भी यहीं जाने की सोच रहा था। त्रिशा, क्या सच में विक्रम जी? विक्रम, हाँ, मुझे पता था तुम यहीं का नाम लेने वाली हो। त्रिशा, आप मुझे कितना अच्छे से समझते हैं विक्रम जी। विक्रम, हम दोनों का जिस्म अलग है त्रिशा, लेकिन जान तो एक है ना। मैं कैसे तुम्हें नहीं समझता? विक्रम त्रिशा को बाहों में उठाकर बेड पर ले आता है। धीरे से बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। एक नज़र उसे देखकर धीरे से उसके माथे पर अपना होठ रख देता है। त्रिशा विक्रम के गर्दन में अपना दोनों हाथ लपेट देती है। विक्रम त्रिशा को देखकर, मैं लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। त्रिशा, आप गलत बोल रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, वरना मेरे पास मेरे बाबा के सिवाय और कोई नहीं था। विक्रम शरारत से, अच्छा, और वो तुम्हारी फ्रेंड क्या नाम है उसका? विक्रम याद करने लगता है। त्रिशा झट से गिनी के नाम ले लेती है। त्रिशा, आप गिनी की बात कर रहे हैं? विक्रम, हाँ, क्या वो तुम्हारे लाइफ में नहीं थी? त्रिशा, गिनी में है मेरी छोटी बहन की तरह। गिनी के फैमिली ने मेरा और बाबा का बहुत साथ दिया है। हर दुख और सुख में हमेशा मेरे साथ थे। फिर भी उनके लिए मेरे दिल में अलग जगह है और आपके लिए अलग जगह है। आप मेरे लाइफ के वो हिस्सा बन गए हैं जिसको बिना मैं अकेले जीने के बारे में सोच ही नहीं सकती। विक्रम अपना हाथ त्रिशा के हाथ के उंगली में फंसाते हुए, विक्रम, तुमने गिनी से बात किया सिद्धार्थ और उसके रिश्ते के बारे में? त्रिशा, नहीं, उससे मिलकर बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, और ऐसी बातें कॉल पर करना ठीक नहीं है। विक्रम, टाइम निकाल कर गिनी से तुम बात कर लेना। अगर गिनी को सिद्धार्थ पसंद आती है तो हम उन दोनों की शादी करा देंगे। उसके बाद तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड देवरानी जेठानी वाली गेम खेलती रहना। इतना बोलकर विक्रम मुस्कुराने लगा। त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके, आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर सिंघानिया? विक्रम त्रिशा के गाल को अपनी उंगली से सहलाते हुए, विक्रम मुस्कुरा कर, अरे तुमने सुना तो होगा कि घर में देवरानी जेठानी के बीच हमेशा जलन की भावनाएं आती हैं। मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। त्रिशा, मैंने भी सुना है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर गिन्नी सच में सिद्धार्थ से शादी कर लेती है तो मैं उसे कभी ये महसूस होने ही नहीं दूंगी कि वो मेरी देवरानी है। जिस तरह से हम दोनों का रिश्ता पहले था उसी तरह से हमेशा रहेगी। गिनी पर मुझे पूरा यकीन है, वह भी हम दोनों का रिश्ता क्यों पहले की तरह ही निभाएगी। विक्रम त्रिशा को अब प्यार करने लगा था, जिस वजह से त्रिशा आगे और कुछ भी बोल नहीं पाई। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। सुबह का वक्त दादी माँ और देविका जी हॉल में के सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। देविका जी, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना माँ जी। सिद्धि और सिद्धार्थ कब इतने बड़े हो गए कि हमें पता ही भी नहीं चला। और कल सिद्धि की शादी का दिन है। ऐसा लगता है मानो ये सब एक खेल है जिसमें मैं अपनी सिद्धि को खेल खेला सिखा रही हूँ। दादी माँ, देविका, बच्चे ऐसे ही होते हैं माँ। आपके नज़र में बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आज भी अखिल और शशिकला मुझे बच्चे नज़र आते हैं। काश कि मेरी शशि की समझ भी बाकियों की तरह होती तो आज उसे इस घर में देखकर सब कितने खुश होते। सभी बच्चे के मुंह से बुआ और बुआ सुनकर उसे कितना खुशी मिलता, और वो सोच भी नहीं सकती। त्रिशा वहाँ पर दोनों के लिए चाय लेकर आती है। उसने दादी माँ के मुंह से बुआ की बात सुन लिया था। त्रिशा दादी माँ को चाय देते हुए उसके पास घुटने के बल बैठ जाती है। त्रिशा, दादी माँ, एक ना एक दिन बुआ जी ज़रूर बदलेंगी और इस घर में उनका जो मान सम्मान है उन्हें ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, बुआ जी को मैं इस घर में आदर के साथ लेकर आऊँगी और सभी उन्हें वही सम्मान देंगे जो इस घर में उनका अधिकार है। दादी माँ त्रिशा के सिर पर हाथ रखकर, बांके बिहारी जी, तेरी ये कोशिश को बहुत जल्द पूरा करेंगे। देविका जी, त्रिशा बेटा, हम लोगों को तुमसे ही उम्मीद है, लेकिन बेटा तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जीजी शाह के जिद बहुत खतरनाक है। उनको केवल एक ही आदमी संभाल सकता है और वो थे पापा जी। जीजी शाह पापा जी से बहुत प्यार करती थी। पापा जी का बात को उन्होंने हमेशा से माना है। पापा जी के इस दुनिया से जाने के बाद से जीजी और चिड़चिड़ा हो गई है। त्रिशा मुस्कुराकर, इट्स ओके मम्मी जी। प्यार हमेशा नफरत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है।
बुआ भी अपने इस परिवार को बहुत जल्द एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें बस प्यार की ज़रूरत है। हम उनसे हमेशा प्यार से बात करेंगे तो बुआ जी कब तक हमसे नफरत करेंगे। शाम का समय है, सभी हॉल पर बैठे हुए थे। विक्रम और सिद्धार्थ भी ऑफिस से घर आ गए थे। विक्रम, कल हम सब को मंदिर के लिए निकलना होगा। वहाँ शादी की तैयारी पहले से हो चुकी है। दादी माँ, विक्रम और सब तो ठीक है, लेकिन तेरी बुआ जी को भी कॉल करके इनविटेशन दे देता तो कितना अच्छा होता। विक्रम, दादी माँ, आपको क्या लगता है मैंने उन्हें कॉल नहीं किया होगा? लेकिन उन्होंने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। उनको क्या लगता है हम उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे? तभी उसी वक्त सबके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है जो सभी के लिए जाना पहचाना था। शशिकला, बुआ जी, हाँ कॉल कर सकता है, लेकिन मुझे ले आने के लिए गाड़ी नहीं भेजा सकता। वहाँ तो अच्छा हुआ कि इस घर के किसी सदस्य ने गाड़ी भेज दिया था, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। कुछ महीने पहले मुझे जिस तरह से आप लोगों ने सुनाया था ना, उसे मैं आज तक नहीं भूली हूँ। बुआ जी आकर दादी माँ के पैर छूकर सोफे पर बैठ जाती है। देविका जी आगे आकर बुआ जी के पैर छूती लेती है। त्रिशा सबके लिए चाय लेकर आती है रही थी। बुआ जी को आते देख वहाँ पर चली आती है। त्रिशा विक्रम को इशारा करती है। दोनों आकर बुआ जी के पैर छू लेते हैं। बुआ जी बेमन से, हाँ बस बस हो, तुम दोनों का खुश रहो, ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब समझ आता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं तो यहाँ आने ही नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आना ही पड़ा क्योंकि ये मेरे पापा का बनाया हुआ घर है। आप सभी की तरह मेरा भी यहाँ बराबर का अधिकार है। त्रिशा मुस्कुराकर बुआ जी के चाय का कप देती है। त्रिशा, बुआ जी, आपका अधिकार है तो इस घर में रहने वाले लोगों से ज़्यादा इस घर पर आप दादाजी की इकलौती बेटी हैं। इस हिसाब से आप हम सब की भी लाडली बुआ है। बुआ जी अपनी आंखें सुकूर कर त्रिशा के हाथ से चाय का कप ले लेती है। बुआ जी, तुम बातें तो बहुत अच्छे से कर लेती हो, ऐसी बातें सबके सामने बोलते हो तो मेरा मतलब। त्रिशा बीच में, बुआ जी, मेरे बाबा ने मुझे ऐसी बहुत सारी बातें सिखाई हैं जिसे हम प्यार से बात करके दूसरे से प्यार की उम्मीद कर सकते हैं। प्यार हर किसी को बदल कर रख देता है। प्यार में बहुत शक्ति होती है। बुआ जी, तुम तो मास्टराइन जैसे बातें करती हो। तुम्हारी ये लेक्चर स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए परफेक्ट बैठेगी। तुम किसी स्कूल में जॉब क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे लेक्चर सुनकर तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगी। फिर भी जॉब नहीं मिलती है तो तुम अपने पति विक्रम का नाम यूज़ कर सकती हो। विक्रम सिंघानिया का पत्नी जानकर तुम्हें जल्दी ही स्कूल में जॉब मिल जाएगी। बुआ जी की बातें सुनकर विक्रम को गुस्सा आ रहा था। त्रिशा विक्रम को इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वहाँ पर सभी लोगों बुआ जी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ से जब रहा नहीं गया तो उसने बुआ जी से बोल दिया। सिद्धार्थ, बुआ जी गुस्से से, बुआ जी, आपको क्या लगता है त्रिशा भाभी को विक्रम भाई के नाम की ज़रूरत है? उन्होंने अपने दम पर सच में स्कूल में जॉब हासिल की है, बच्चों को लेक्चर देती हैं और उन्हें बच्चों में से आप एक बिगड़ेल बच्ची जैसी हैं जिसे इन्हें अपने टीचर का लेक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ऐसे बच्चे को तो टीचर को अच्छी सबक सिखाना चाहिए ताकि बच्चे पूरी लेक्चर अटेंड कर अपने मन में। सिद्धार्थ की बातें सुनकर बुआ जी और ज़्यादा तिलमिला जाती है। बुआ जी कड़क लहजे में, पिद्दी भर का छोड़ा मुझे बच्ची बोलता है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे उन बच्चों से तुलना करने की? लगता है तेरी भी शादी बहुत जल्द करनी पड़ेगी ताकि तेरी बीवी भी तेरे लगाम अपने हाथ में रख सके, जिस तरह आज विकी की लगाम इस मास्टराइन के हाथों में है। दादी माँ गुस्से से, चुप करो तुम सब, यहाँ कोई जंग का मैदान नहीं है जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। ये मेरा घर है। दादी माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुन सब शांत हो जाते हैं। सिद्धि नीचे से आवाज़ सुनकर अपने रूम से बाहर आती है और नीचे आती है। बुआ जी को देखकर उनके तरफ बढ़ जाती है, उनके पास आकर उनके पैर छू लेती है। बुआ जी सिद्धि का हाथ पकड़ लेती है तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। बुआ जी सिद्धि को गौर से देखती है। बुआ जी के मुंह से अनायास से ही कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वहीं त्रिशा और विक्रम सिद्धि को देखते हैं। सिद्धि डर कर वहीं खड़ी हो गई थी। बुआ जी को क्या पता चल गया होगा? आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए। बुआ जी जल्दी से सिद्धि के नब्ज को पकड़ लेती है। बुआ जी, 2 महीने हो रहा है इसके पेट में के बच्चे को,
बुआ जी की बात सुनकर सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिद्धि की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। देविका जी गुस्से से अपनी जगह से उठ जाती है। देविका जी, जीजी आप ये क्या बोल रही हैं? आपने अपने गुस्से से मेरी मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा, इतनी बड़ी कलंक मेरी बेटी के ऊपर कैसे लगा दिया? बुआ जी अपनी आवाज़ ऊंची करके, भाभी जी मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आप अपनी मासूम सी बच्ची से क्यों नहीं पूछ लेते कि सच्चाई क्या है? मेरी छठी इंद्री झूठ नहीं बोल सकती है। बुआ जी बात सुनकर दादी माँ भी बोल पड़ती हैं बुआ जी को। दादी माँ, शशि मुझे पता है कि तुझे किसी की भी नब्ज से छूकर सब पता चल जाता है, लेकिन इस बार तू गलत है। सीधी 2 महीने से पेट से है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? हमारे घर की बेटी के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते समय तेरे होठ नहीं काँपे? बुआ जी आगे बोलने के लिए अपना मुंह खोल रही थी कि सबके कानों में विक्रम की कड़क आवाज़ सुनाई देता है। त्रिशा सीधी को लेकर वहाँ से उसके रूम में चली जाती है। विक्रम गुस्से से, आगे से इस घर में इस बारे में कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मुंह से फिर से इस बारे में बात सुन लिया तो उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। इतना बोलकर विक्रम उठकर अपने रूम में चला जाता है। सीधी रूम में त्रिशा के गले लगकर रो रही थी। सीधी रोते हुए, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है भाभी, किसी ने मेरे साथ नशे में होने का फ़ायदा उठाया है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के साथ सो जाती है। हाँ मैं पहले थोड़ी जिद्दी थी, दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें करना मेरी डिक्शनरी में थी ही नहीं। त्रिशा धीरे से सिद्धि को खुद से दूर करके उसके आंखों से आंसू साफ करके, त्रिशा मुझे और विक्रम जी को तुम पर पूरा भरोसा है सिद्धि, इसलिए दुनिया जो भी कहे तुम्हें उन्हें कहने दो। तुम गलत नहीं हो तो तुम गलत होती तो पूरा तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होता। पूरा और विक्रम जी दोनों जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हें पता है कि किसने तुम्हारे साथ वो सब किया है। तुम जिस तरह से अब तक विक्रम जी पर भरोसा करती आई हो, उसी तरह से आगे भी तुमको विक्रम जी पर भरोसा करना ही होगा। त्रिशा सिद्धि को समझाकर रूम से बाहर आ जाती है। हॉल में अब कोई भी नहीं था, सब अपने अपने रूम में चले गए थे। त्रिशा भी अपने रूम में चली जाती है। विक्रम सोफे पर सिर टिकाए बैठा हुआ था। त्रिशा उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। विक्रम त्रिशा को अपने पास लेकर पूछता है कि आप सिद्धि कैसी है? त्रिशा बहुत रो रही थी। अब बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे समझा दिया है। विक्रम चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। त्रिशा, विक्रम जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम त्रिशा को देखता है, सब ठीक चल रहा था त्रिशा, लेकिन बुआ ने सब बिगाड़ दिया। सिद्धि की सच्चाई सबके सामने लाकर बुआ ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक औरत होकर भी ऐसे कैसे सिद्धि के बारे में सबके सामने बोल सकती है? उनको पूछना था तो सिद्धि से अकेले में पूछ लेती। और ये किसका आइडिया था बुआ को जयपुर बुलाने का? त्रिशा डर से हकलाते हुए, विक्रम जी मैंने ही उन्हें जयपुर आने के लिए ड्राइवर को भेजा था। विक्रम सोफे से उठकर कड़क लहजे में, यही तो मैं नहीं चाहता था कि त्रिशा की बुआ कभी भी जयपुर आए। तुम तो देख चुकी हो कि हमारी शादी के वक्त कैसे बखेरा कर रखी थी। उनको अपना अधिकार चाहिए था तो हम उनके हिस्से का सब कुछ उनके घर सीकर पहुँचा देते। तुम्हें उनको यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? बुआ जब भी आती है सब साथ में कलेश लेकर आती है। उनके आने से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनके आते ही तुमने देखा ना। त्रिशा की भी आज डर लग रही थी विक्रम की बात करने के लहजे से। उसने भी सोफे से उठकर अपने दोनों हाथ को आपस में मिसलने लगी। आगे क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। विक्रम रूम से निकलकर बाहर चला जाता है। पता नहीं क्यों आज त्रिशा की आंखें नम हो गई थी। उसे भी समझ नहीं आया कि उसकी आंखें नम क्यों हैं। विक्रम जी की बातें से, बुआ जी की हरकतों से। कुछ देर बाद गुलाबो त्रिशा को बुलाने आती है डिनर के लिए। त्रिशा गुलाबो से पूछती है कि सब डाइनिंग टेबल पर आ गए ना? गुलाबो, सीधी दीदी, विक्रम सर और आप नहीं हैं आए हैं, बाकी सब डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं। त्रिशा, तुम सिद्धि का खाना उसके रूम में पहुंचा दो, मैं विक्रम जी को बुलाकर लाती हूँ। गुलाबो जी भाभी बोलकर वहाँ से चली जाती है। त्रिशा वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोती है। उसके बाद रूम से बाहर आकर टॉवेल से मुंह पोंछती है। त्रिशा खुद से, लगता है विक्रम जी मुझसे नाराज़ है, इसलिए तो उस समय रूम से बाहर चले गए। पता नहीं मुझसे बात भी करेंगे कि नहीं। एक बार उनके पास जाकर देखती हूँ, हो सकता है कि अब उनका गुस्सा शांत हो गया है। उनका गुस्सा करना भी तो सही नहीं है। सिद्धि को मेरी वजह से कितना कुछ सुनना सबके सामने पड़ा, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैं तो सब कुछ ठीक करने में लगी थी। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, बुआ जी का गुस्सा भी शांत हो जाए
और सबको अपना ले। बंके बिहारी जी, अब आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। ये त्रिशा यही सब सोचते हुए रूम से बाहर आ जाती है। विक्रम स्टडी रूम के पास खड़े होकर दरवाज़ा नॉक करते हैं। विक्रम, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। विक्रम की आवाज़ सुनकर त्रिशा अंदर आती है। त्रिशा को देखती है कि विक्रम अपने चेयर पर बैठकर काम कर रहा है। त्रिशा विक्रम के पास आकर धीरे से डरते हुए, विक्रम जी, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई हूँ। विक्रम नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, मुझे भूख नहीं है, तुम सब जाकर डिनर कर लो। मुझे अभी बहुत देर तक काम करना है, इसलिए तुम भी सो जाना, मेरा वेट मत करना। त्रिशा कुछ देर वहाँ रुककर बाहर आ जाती है। अपने रूम में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ मिनट हुए थे त्रिशा को वहाँ बैठे हुए कि किसी ने नॉक डोर किया। त्रिशा, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। गुलाबो खाना लेकर रूम में आती है। गुलाबो, भाभी जी, आपके और विक्रम सर के लिए दादी माँ ने खाना भेजा है। त्रिशा, ठीक है, तुम खाना टेबल पर रख दो और खाओ, जाओ, मैं खा लूँगी। गुलाबो खाना टेबल पर रखकर रूम से बाहर चली जाती है। त्रिशा वहीं सोफे पर बैठे हुए ही उसकी आंखें लग जाती है। रात के 11 बज रहे थे। विक्रम काम खत्म करके रूम में आता है। त्रिशा को सोफे पर बैठे सोते देख उसके दिल में एक टिस से उठती है। विक्रम त्रिशा के बगल में बैठकर उसे प्यार से निहारने लगा। विक्रम अपने मन में, त्रिशा तुम्हारी तरह अच्छी नहीं है, तुम उनको बदलने की कोशिश कर रही हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, तुम्हारे अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं बुआ जी जैसे लोग। त्रिशा उसी समय थोड़े से कुरमुनाने लगी। अपने गर्दन को दूसरी तरफ घुमाकर फिर से सो गई। विक्रम त्रिशा के मासूम चेहरे में खोया हुआ था कि उसकी नज़र वहाँ रखे टेबल के खाने पर पड़ी। विक्रम, लगता है त्रिशा ने भी अब तक खाना नहीं खाया और ऐसे ही सो गई। कम से कम खाना खाकर तो सो सकती थी ना, लेकिन नहीं। विक्रम त्रिशा को सोफे से उठाकर बेड पर ले जाने लगा। उसी वक्त त्रिशा की नींद खुल गई। त्रिशा की नज़र विक्रम पर गई जो उसे गोदी में उठाए देख रहा था। त्रिशा अपनी आंखें मसलते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं विक्रम जी? मुझे उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए। विक्रम बेड की ओर जाते हुए, हाँ, मैं तुम्हें बेड पर ही ले जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम्हें सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी, तुम्हारा गर्दन अकड़ जाएगा, ऐसे मत तो। और तुमने खाना भी नहीं खाया हो, ऐसे ही सो गई, कम से कम खाना तो खा लेती। त्रिशा मुँह बनाते हुए, आपने भी तो खाना नहीं खाया है तो मैं अकेले कैसे खा लेती? तो मुझे आपके बिना खाने का मन नहीं था। विक्रम त्रिशा को बेड पर लिटा देता है। विक्रम, मुझे सच में उस वक्त भूख नहीं थी त्रिशा, इसलिए मैंने खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन अब मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है। मैं खाना गर्म करके लाता हूँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। त्रिशा भी अब नखरे दिखा रही थी। उसे अब विक्रम से बदला लेना था, इसलिए बोलती है कि आप तो मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे तब मैं खाऊंगी। विक्रम मुस्कुराकर, ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, तब तक तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना गर्म करके आता हूँ। विक्रम खाने के लेकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वापस भी आ जाता है। उसके हाथ में खाने का प्लेट था। विक्रम रूम से बाहर आता है और बेड के पास चला जाता है। त्रिशा फ्रेश होकर बेड पर बैठी हुई थी। उसके बगल में बैठकर उसके अपने हाथों से त्रिशा को खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाने लगता है। खाना फिनिश करने के बाद विक्रम त्रिशा के बगल में लेट जाता है। त्रिशा चुपचाप लेटी हुई थी, कुछ भी बोलने नहीं रही थी। त्रिशा को कुछ भी नहीं बोलता देख विक्रम उससे पूछता है, विक्रम त्रिशा को अपने पास खींचकर, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? विक्रम के पूछने पर त्रिशा भी कुछ नहीं बोलती तो विक्रम उससे ऊपर आ जाता है। विक्रम त्रिशा को देखते हुए, सॉरी, उस वक्त मैं तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गया था, तुम अपना मुंह फेर लेती है। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो त्रिशा को कैसे मनाए। विक्रम कुछ सोचकर त्रिशा के कमर में अपना हाथ रख कर उसे गुदगुदी करने लगता। त्रिशा को हंसी तो आ रही थी, फिर भी उसने अपने हंसी को कंट्रोल कर लेती है। त्रिशा विक्रम के हाथ को अपने कमर से हटा लेती है और दूसरी तरफ पलट जाती है। विक्रम अपने मन में, यार, रूठी हुई बीवी को कैसे मनाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, नेट में सर्च करके देखता हूँ, कोई ट्रिक समझ आ जाए। विक्रम ने नेट से पता लगाने की कोशिश करता है कि रूठी हुई बीवी को कैसे मनाए। विक्रम गूगल निकाल कर तरीके और टिप्स पढ़ता है। विक्रम, टिप 1, नाराज़गी का कारण। पत्नी अगर नाराज़ है तो हर पति को सबसे पहले उसकी नाराज़गी का कारण मालूम होना चाहिए। विक्रम अपने मन में, मुझे तो मालूम है कि मेरी बीवी की वजह से नाराज़ है, मैंने ही गुस्से में कुछ बोल दिया है, जबकि मुझे पता है कि त्रिशा ने वो सब जानबूझकर नहीं किया है, बेचारी तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम, टिप 2,
लगता अपनी गलती स्वीकार करे। विक्रम, यार मैं तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, फिर भी त्रिशा मुझसे नाराज़ है। विक्रम, शांत होने का समय दे। विक्रम, त्रिशा को तो पूरी तरह से शांत तो है, कुछ बोल ही नहीं रही है। विक्रम, वो तुरंत रिएक्ट ना करे। विक्रम, मैं कैसे रिएक्ट ना करूँ, इतनी देर से चुप जो बैठी है। विक्रम, 5 काम में हाथ बटाए। विक्रम, इतनी रात को त्रिशा क्या काम करेगी, अभी तो सोने का टाइम है, इसलिए गूगल के पास भी रूठी बीवी के मनाने का कोई पैतरा नहीं है। और दुनिया वाले से बोलते हैं फिरते ही रहते हैं कि आप लोग मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इससे अच्छा तो मैं ही अपने तरीके से बीवी त्रिशा को मनाता हूँ। अब तक मान चुकी होती, खामोखा टाइम वेस्ट किया इस गूगल पर। त्रिशा ब्लैंकेट को हल्के से हटाकर विक्रम को देखती है, जो अपने मोबाइल में कहीं खोया हुआ था। त्रिशा अपने मन में, ये विक्रम जी इतनी देर तक मोबाइल में क्या कर रखे हैं, अभी तक मुझसे बात भी नहीं किया है, कहीं मैं ही ना अपने पिछाए प्लान में ना फंस जाऊं और विक्रम जी बड़े आराम से सो जाए। नहीं, कुछ देर इंतज़ार कर ही लेती हूँ नाराज़ होने की एक्टिंग के साथ। उस दिन विक्रम जी बोल रहे थे कि मैं भी तुमसे लोगों की बीवी की तरह नखरे दिखाऊं और जिद करूं किसी बात को लेकर। देखती हूँ विक्रम जी मुझे कैसे मनाते हैं। यही सब सोचकर त्रिशा चुपचाप लेटी रहती है। विक्रम एक बार फिर ऐसे ही मनाने की कोशिश करता है। हो सकता है त्रिशा इस बार मेरी हालत देखकर मान जाए। चल विक्रम बाबू, लग जा अपनी बीवी को मनाने के लिए। विक्रम त्रिशा के करीब आकर उसके चेहरे को देखने लगता। उसके चेहरे की नमी को देखकर विक्रम को सच में बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर त्रिशा के गाल पर आ गिरे। अपने गाल पर पानी जैसे महसूस कर त्रिशा अपने गाल को छूती है तो उसकी अंगुली में विक्रम के आंसू से गिरे आंसू लग जाती है। विक्रम जल्दी से सीधा होकर बैठ जाता है। त्रिशा भी उठकर बैठ जाती है और अपनी उंगली को देखती है। उसे सब समझ आ जाती है और उसी वक्त विक्रम के करीब जाकर उसके गले लग जाती है। विक्रम, मैंने तुम्हें नाराज़ किया है ना त्रिशा, मुझे माफ़ कर दो। त्रिशा धीरे से विक्रम से दूर होकर आपके आँखों में आंसू साफ करके, तो त्रिशा मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ विक्रम जी, और आपको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही भी कहा है ना कि ये आंसू मेरे लिए अनमोल है, इसे आप बेवजह बाहर नहीं आने देंगे। विक्रम, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है त्रिशा, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो ना। तुम बताओ मुझे क्या सज़ा दोगी। मैं चुपचाप तुम्हारा दिया सज़ा एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन तुम फिर मुझसे कभी भी नाराज़ मत होना। तो हमारा विक्रम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारा नाराज़ होना। त्रिशा विक्रम के गाल पर अपने दोनों हाथ को रख कर, त्रिशा पहले आप शांत हो जाइए। विक्रम कुछ देर बाद शांत हो जाता है। त्रिशा, मैं आपसे नाराज़ नहीं थी विक्रम जी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आप मुझे कैसे मनाते हैं। विक्रम, तुम सच बोल रही हो। त्रिशा, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। त्रिशा ना में सर हिला देती है। विक्रम, लेकिन मैंने तो आज गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था। त्रिशा, आप सही थे विक्रम जी, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। आप तो मुझे बस समझा रहे थे, लेकिन अब मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं बुआ जी को दोबारा इस घर में लाकर अच्छा नहीं किया। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगना चाहिए। बिना आपसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। आप अपनी त्रिशा को माफ़ कर दीजिए। आगे से कुछ भी फैसला लेने से पहले आपसे सलाह ज़रूर लूँगी। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम के एक बार और गले सुबकने लगी। विक्रम उसके पीठ को सहलाने लगा। मुझे समझ कर खुद रोने लगी। हो त्रिशा, तुम्हें कुछ भी फैसला लेने से पहले मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी बिना किसी को पूछे कुछ भी करने की इजाज़त है। सिंघाना परिवार की बड़ी बहू हो तुम। घर के बाकी लोग तुमसे सलाह और इजाज़त लेंगे। और रही बुआ जी की बात, तो इनका इस घर पर बराबर हक है, फिर भी उनको यहाँ तहजीब से रहना होगा। उन्हें दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के बाहों में भरकर फील करते हैं। विक्रम त्रिशा के सर को सहलाते हुए, अब तुम भी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सुबह हम सब मंदिर के लिए निकलना होगा। तुम ठीक से सो जाओगी, नहीं तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। त्रिशा बच्चों जैसा मुंह बनाकर, मुझे आपके बाहों में घेरे में ही सोना है।
विक्रम, हाँ जानता हूँ तुम हमेशा मेरे बाहों में सोती हो, वरना तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती है। अब ये बच्चों जैसा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। सुबह में मंदिर से घंटी की आवाज़ सुना कर सबकी नींद खुल जाती है। थोड़ी देर बाद बांके बिहारी जी की आरती की आवाज़ आती है। बुआ जी भी अब बिस्तर से उठकर बैठे जाती है। बुआ जी, आज से पहले तो इस घर में कभी भी इतनी सुबह मंदिर से घंटी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। और इतनी सुबह आरती कौन गा रहा है? माँ सरस्वती साक्षात उसके कंठ में विराजमान है। ऐसी मन को मोहक देने वाला आवाज़ आज से पहले मैंने सीकर और ना ही जयपुर में पहले ही सुनी थी। बुआ जी अपने चश्मे को पहनते हुए अपने रूम से बाहर आती है। घर के सभी लोग को मंदिर के पास खड़ा देखकर अपनी आंखों को मसलती है, ये सोचकर कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं देख रही है। 2 से 3 बार मसलने से भी उनको सब मंदिर के पास खड़ी दिखते हैं। बुआ जी, ये सभी लोग, घर के लोग इतनी सुबह उठ जाती हैं, लेकिन ये ऐसा चमत्कार कब से शुरू हो गया? कहीं मैं अपने गुस्से की वजह से तो ऐसा कुछ मिस नहीं कर दिया जिस बारे में मुझे पहले ही पता चल जाती। मैंने विक्रम के शादी के वक्त गुस्सा दिखाकर ठीक नहीं किया। यही सब सोचते हुए खड़ी हो गई थी कि फिर उसे विक्रम को प्रसाद देते देखने लेती है। ये है क्या? विकी सबको प्रसाद दे रहा है। विकी कब से मंदिर में पूजा करने लगा? इस घर में अब सब कुछ बदल गया है। रात में भी सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरे तो सिर में दर्द करने लगा है सोच सोच कर। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विक्रम, 11 बजे हम सबको मंदिर के लिए निकल जाना है। सिद्धार्थ, मैंने तुझे ब्यूटिशियन को लाने के लिए बोला था ना, तुमने वह काम किया कि नहीं? सिद्धार्थ, भाई वो आती ही होगी। विक्रम, ठीक है, आप सभी लेडी भी रेडी हो जाना। त्रिशा, तुम सिद्धि को रेडी होने में हेल्प कर देना। त्रिशा हाँ में सर हिला देती है। दादी माँ, विकी कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए सिद्धि की शादी में। विक्रम, दादी माँ मैं हूँ ना, आप सब बस शादी एंजॉय कीजिए। त्रिशा की नज़र अचानक देविका जी पर चली गई। उनकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों सबके सामने कह नहीं पा रही थी। त्रिशा ने विक्रम को इशारे करके देविका जी के तरफ देखने को बोलती है। विक्रम देविका जी को देखता है। विक्रम अपनी जगह से उठते हुए, मेरा हो गया, मैं रूम में जा रहा हूँ, किसी को कुछ कहना हो तो आकर बोल सकता है। विक्रम ने जाते हुए इशारे से बता दिया था कि वो रूम में इंतजार कर रहा है। देविका जी भी अपनी जगह से उठकर जाने लगी। त्रिशा भी अब रूम में जाने लगी तो उसने देखा कि देविका जी उनके रूम की ओर जा रही है। रूम में भी विक्रम इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अचानक से देविका जी आकर उसके पैर से लिपट जाती है। त्रिशा भी अब अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने भी देखा देविका जी को ऐसा करते देख लिया था। देविका जी से बकते हुए, विकी तुमने मेरी सिद्धि के लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए मैं दिल से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे सब पता चल गया है सिद्धि के बारे में। इतना सब कुछ कोई अपने लिए करता है। विक्रम देविका जी को उठाकर खड़े करवाता है। विक्रम, मम्मी, सिद्धि मेरी छोटी बहन है, उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। त्रिशा भी रूम के अंदर आती है। त्रिशा और सिद्धि की इसमें कोई गलती नहीं है माँ जी। देविका जी, फिर भी उसने अपना ख्याल रखना चाहिए ना। जब देखो तब अपनी मर्जी की करती रहती थी, बड़ों के तो बात को सुनना भी नहीं चाहती थी। आज तुम दोनों ने उसका साथ नहीं दिया होता तो वो क्या करती? समाज में बदनामी होती अलग, ऊपर से उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। वो तो भला हो पूरब का जो किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने के लिए रेडी हो गया। विक्रम, अब बस कीजिए मम्मी, सब कुछ ठीक है, बात को आगे बढ़ाने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए सब कुछ भूलकर हमें मंदिर जाने के लिए रेडी होना चाहिए। इस रूम की बात हम यही भूल जाते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी सिद्धि की शादी हो रही है। सिद्धि भी खुश है इस शादी से। देविका जी दोनों के गाल पर अपना हाथ एक एक रख कर, देविका जी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे बेटे और बहू मिले हैं जो हमारे परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बांके बिहारी जी इसी तरह आप दोनों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखे। विक्रम आगे आकर देविका और त्रिशा को दोनों को सीने से लगा लेता है। क्रिस रूम में आकर, मैया देखिए ना, मुझे से ये कपड़ा पहना नहीं जा रहा है, आप मुझे अच्छे से रेडी कर दीजिए ना। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पौराणिक कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।